एक्वेरियम में एक मछली को कितने पानी की जरूरत होती है? क्या किसी मछली को एक्वेरियम में रखने के लिए वो पीएच मेंटेन करना जरूरी होता है जो उसके नेचुरल हैबिटेट में मिलता है? क्या सबसे महंगा बायोमीडिया अपने एक्वेरियम में लगाना जरूरी है? अगर फिश आपकी कोई भी दिए हुए खाने को खा रही है तो फिर उसको देते रहना चाहिए या और कोई फूड ट्राई करना चाहिए? ड्रिप एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? पानी एकदम से धुंधला क्यों हो जाता है एक्वेरियम में? हार्ड फिश, सेमी हार्ड फिश और सॉफ्ट फिश, ये क्या वेरिएशंस होते हैं? किस बेसिस पर ये कैटेगरी बनाई गई है? ये कुछ पॉइंट्स है, इनके बारे में काफ़ी ऐसी मान्यताएं हैं फिश कीपिंग एक्वेरियम कीपिंग हॉबी में, जिसके बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। ये वो सवाल हैं जो कोई भी नया एक्वेरियम कीपर जो हॉबी में आता है उसके दिमाग में आते हैं, उसके दिमाग में भी आते हैं जो काफ़ी टाइम से यह हॉबी कर रहा है। ये बहुत जेनरिक सवाल हैं जो कि करते करते फिश रखते रखते इंसान के दिमाग में आते हैं कि एक मछली को आखिर कितने पानी की ज़रूरत होती है, कितने बड़े टैंक में कितनी मछली रख सकते हैं। तो एक जो जानकार लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने एक रूल बनाया है। उस रूल को कहते हैं 1 इंच पर गैलन। इसका सीधा सामान्य भाषा में, आसान भाषा में मतलब ये है कि 1 गैलन का मतलब करीब 4 लीटर पानी। अगर फिश 1 इंच की लंबाई की है तो उसको एक्वेरियम में करीब 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो उदाहरण के लिए अगर हम एक एक्वेरियम, एक टैंक लें जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12-12 इंच मतलब 1-1 फुट है, तो उसमें करीब 28 लीटर पानी आएगा। उसमें इस रूल के हिसाब से आप करीब 7 फिश रख पाओगे, 7, जिसकी लंबाई 1 इंच होगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें ज़्यादा टफ नहीं है समझना इसको। 1 फीट के टैंक में आप 7 मछली रख सकते हो जिनकी लंबाई करीब 1 इंच हो। दो चीज़ें इसमें मेनली दिमाग में रखनी है इस रूल के बारे में। एक तो ये कि इस एग्जाम्पल में 1 फीट के टैंक में 1 इंच की करीब टेट्रा या उससे मिलती जुलती वेराइटीज़ जो कि कंपेटेबल है, जो एक दूसरे के साथ रह सकती है, वो आप 7 से ज़्यादा भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से और अपने तजुर्बे से और अपनी सीख से, लर्निंग से समझ में आती है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है वो है कि जब आप फिश कोई लाते हो तो उसका आज का साइज़ क्या है, और जब वो अडल्ट हो जाएगी, जब वो अपना पूरा लेंथ और अपने पूरी ग्रोथ पा लेगी, तब उसका एक्वेरियम में साइज़ कितना बढ़ जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज आपने कोई टैंक सेटअप किया, लेकिन उस फिश की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बढ़ने वाले हैं और आपके पास उसका कोई आगे का प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, तो फिर उस फिश को भी दिक्कत आएगी और आपको भी दिक्कत आएगी। या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी या फिर आपको उसको किसी और को देना पड़ेगा, अगर आप उसके साइज़ के हिसाब से अपने टैंक को अपग्रेड ना कर पाए तो। इसके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग अपने जगह के हिसाब से टैंक रखते हैं, फिश के साइज़ के हिसाब से नहीं रखते हैं। तो आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में जितनी जगह है उस हिसाब से आप टैंक रखोगे, और जितना साइज़ का टैंक रखोगे उस हिसाब से आपको फ़िश लानी चाहिए। और जो फ़िश लाओगे उसके बारे में ये भी सोचना चाहिए कि उसका आइस का साइज़ क्या है, और उसका जब तक उसकी ग्रोथ होती है, 6 मंथ्स, 1 ईयर में उसकी जितनी पूरी ग्रोथ हो जाती है, तब उसका अल्टीमेट साइज़ क्या हो जाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप 1 फीट के टैंक में शार्क, प्लेको, कॉमन प्लेको, पैरेट फिश, अरवाना, ग्रीन टेरर, गोल्ड फिश, ये सब नहीं रख सकते। ठीक है ना? इसमें से क्यों नहीं रख सकते? दो रीज़न है। एक तो इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
ठीक है, इसमें से कुछ ऐसी वैरायटी है जो इतनी नहीं बढ़ती जैसे गोल्ड फिश, लेकिन फिर भी वो इतनी बढ़ जाती है कि 1 फीट के टैंक में तो मुश्किल से ही 2 फिश भी सरवाइव कर पाएंगे। ठीक ठीक है। दूसरा इसमें एक सिकलेट का एक स्पेशल मेंशन मैं इसलिए कर दूंगा कि सिकलेट हालांकि जैसे अमूना है वो करीब 4 से 5 इंच तक बढ़ती है। पीकॉक्स हैं वो थोड़ा सा 1-2 इंच और बढ़ जाते हैं। हैप्स है वो थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उनको मेरे तजुर्बे के हिसाब से इस रूल में डबल कर देना चाहिए। जैसे 1 गैलन में आप 1 फिश के रूल के साथ चलेंगे बाकी सारी फिश के लिए, लेकिन 1 गैलन में आप 2 फिश के साथ चलेंगे अफ्रीकन सिकलेट्स के लिए। आई एम सेइंग अफ्रीकन सिकलेट्स, सिर्फ अफ्रीकन सिकलेट्स, सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट्स नहीं और कोई सिकलेट्स नहीं। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि उस मतलब मल्टीपल रीज़न है। उसका मेन रीज़न जो है उसमें एक तो उनका साइज़ है, दूसरा उनकी एक्टिविटी है। ठीक। उनको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखना चाहिए ताकि वो अपनी टेरिटोरी ना बनाए और उनका अग्रेशन थोड़ा कंट्रोल रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि अफ्रीकन सिकलेट्स को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखें। मेरे हिसाब से आप इस रूल में उनको डबल कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो इसमें 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 बिल्कुल सीधा सीधा है कि आपको जब भी इस रूल के बारे में अब बताने के बाद में जब भी आप इसको आगे जाके फॉलो करेंगे तो आपको ये देखना है कि आज फिश मैं ले रहा हूँ वो उसका साइज़ उतना ही रहेगा कि आगे जा कर के बढ़ जाएगा। थोड़ा फिश लेने से पहले उनके बारे में स्टडी करके शॉपकीपर के पास जाएं, क्योंकि कुछ शॉपकीपर्स आपको शायद ये ना बताएं कि उनका अल्टीमेट साइज़ क्या होगा। किसी भी रीज़न से या तो उनको बेचना है या उनको पता नहीं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं, उसके हिसाब से लाएंगे तो आपकी लाइफ ईजी रहेगी। फिश के लिए भी थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट आप दे पाएंगे। दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि पीएच के बारे में काफ़ी लोग बोलते हैं, वाटर हार्डनेस, कि पानी कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है। आप जाते हैं अलग अलग जगह पर जाते हैं, पानी की क्वालिटी चेंज होती है, आप भी पीते हैं आपको पता चलता है। इसी तरह से फ़िश को भी पता चलता है। अलग अलग वैरायटी की फ़िश, अलग अलग ब्रीड्स के फ़िश अलग अलग ओरिजिन से दुनिया भर में आती है। वहाँ पर पानी की क्वालिटी डिफरेंट होती है। कुछ का पीएच पीएच के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे, हार्डनेस के बारे में। इसमें कहते हैं कि जैसे सिक्लेड है उनको थोड़ा हार्ड वाटर चाहिए, एंजल्स को हार्ड वाटर चाहिए क्योंकि वो भी सिक्लेट्स है। टेट्रस को थोड़ा सॉफ्ट वाटर चाहिए। प्लेकोस, कॉमन प्लेकोस और जो अपनी पेंगेशियस शार्क होती है, टाइगर शार्क कॉमनली मिलती है, वो ऐसी कुछ फिशेस होती हैं जिनका कि टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है, उनकी रेंज ज़्यादा होती है, तो वो किसी भी तरह के पानी में रह लेती है। ठीक है। इसके बारे में ज़रूर आपको सोचना चाहिए, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको जानने चाहिए। एक तो ये, जब आप लोकल फ़िश शॉप में आप जाते हो फ़िश लेने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे टैंक्स होते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स होती है। ठीक है ना। उसमें अरवाना भी है, सिकलेट्स भी है, गोल्ड भी है, टेट्रास भी है, प्लेकोस भी है, रेनबो शार्क भी है, सिल्वर शार्क भी है, टिन फॉइल बार्ब, मॉलीज और सारी सब तरह की फिशेस हैं। लेकिन उनके सारे ही टैंक्स में एक ही तरह का पानी है। वो तो ऐसा नहीं करते कि सिकलेट के लिए कुछ हार्डनेस के लिए बढ़ाने के लिए कुछ डाल रखा है, ठीक है ना, या कम करने के लिए वो डाल रखी है किसी टैंक में। अपने डेकोरेशन के लिए वो ज़रूर उन्होंने कर रखा होगा, वो परमानेंट होगा। जब भी आप जाओगे उस टैंक में आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर फिश के लिए वो डेकोरेशन नहीं किया है, बल्कि वो परमानेंट डेकोरेशन है, उसमें वो कोई भी फिश डाल देते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन इसके बारे में ये है कि इंडिया में जहाँ पर भी फिश ब्रीड होती है, जहाँ पर भी, वहाँ पर वो पानी की क्वालिटी या हार्डनेस को इतना मतलब मॉनिटर नहीं करते कि हार्डनेस बढ़ाएंगे या घटाएंगे फिश को ब्रीड करने के लिए। वो एक ही जैसे पानी में वो सारी फिशेस को ब्रीड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि अफ्रीकन सिकलेट का ओरिजिन अफ्रीका में है, वहाँ पर पीएच ज़्यादा है, उनको रॉकी एनवायरनमेंट, रॉक्स चाहिए और थोड़ा वुड चाहिए, सॉरी वुड नहीं, रॉक्स चाहिए, और उसमें अपना वो टेरिटरी बनाती है। पानी का पीएच थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उन रॉक्स से। लेकिन उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि
अब उनका, क्योंकि ये अब ये वाइल्ड में ब्रीड नहीं होती है, ये वाली फिश सारी कैप्टिविटी में ब्रीड होती है, जिस और लोकल एनवायरनमेंट में ब्रीड होने की वजह से इन्होंने भी काफ़ी अडेप्ट किया है। आप उनको नेचुरल एनवायरनमेंट जितना दोगे उतना अच्छा है। आई एम नॉट डिनाइंग कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, उनको अच्छा लगता है, उनकी हेल्थ, उनके कलर्स, उनकी लॉन्गेविटी, लाइफ, इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, आपको महसूस भी होगा। लेकिन उसके पीछे चेज़ करने के लिए और अननेसेसरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेने के लिए उसका कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है। उसके बजाय आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हो, आप वुड पीसेस ला सकते हो, आप अपने सराउंडिंग में से उनको अच्छे से धोकर गर्म पानी में उबाल कर उनको भिगो कर उसको यूज़ कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल पत्थर मिल जाएंगे जिसमें होल्स हों, पोर्स हों, छेद हों बारीक बारीक, वो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे पत्थर ना यूज़ करो जो कि केमिकल से बने हो, जैसे पीओपी का कोई डला ला करके आप डाल दो तो वो पूरा केमिकल है, सब फिश को हार्म करेगा, पानी को हार्म करेगा। नेचुरल चीज़ आप काफ़ी ला सकते हो, पीएच बढ़ाने के लिए भी और घटाने के लिए भी। तो उसके लिए आपको काफ़ी, मतलब उसमें ज़्यादा मनी और अपना दिमाग लगाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बायोमीडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पॉइंट जो हमारा, बायोमीडिया इसलिए ज़रूरी है कि उसमें बैक्टीरिया कॉलोनीज बनती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बैक्टीरिया को स्पेस देने के लिए जहाँ वो अपनी कॉलोनी डेवलप कर सके। बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्वेरियम में ज़रूरी होता है, इम्पेरेटिव होता है बिल्कुल। ठीक है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव बायोमीडिया आते हैं, कॉटन आता है, स्पंज आता है, बायो बॉल्स आते हैं, सेरामिक रिंग्स आती है। मैं बायोमीडिया और मैकेनिकल मीडिया दोनों की ही बात कर रहा हूँ। एक्टिवेटेड कार्बन आता है, दुनिया भर की और चीज़ें आती है। इसमें से जो स्पंज और कॉटन है वो वैसे ही काफ़ी चीप मिलती है, तो उनको तो आपको यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन उसका भी आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए तो आप अपने लोकल मार्केट में ढूंढ सकते हो। आपके घर में भी स्पंजेस यूज़ होते होंगे, कॉटन यूज़ होता होगा, जो सस्ता ऑल्टरनेटिव है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके साइज़ के हिसाब से काट कर उनको अपने फिल्टर्स में लगा सकते हो। उनका मेन पर्पस यही होता है कि उनमें पोर्स होते हैं, पानी फिल्टर से आता है, जो भी गंदगी होती है वो उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, साफ़ पानी नीचे चला जाता है। दूसरा, उसमें बैक्टीरिया काफ़ी बनते हैं क्योंकि पानी आता जाता रहता है, उसमें वो रहते हैं, उसमें ट्रैप हो जाता है बैक्टीरिया, और उसमें कॉलोनी बनाने के लिए काफ़ी पोर्स होते हैं, काफ़ी होल्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। तो कहने का मतलब कि महंगे बायोमीडिया लाना ही है, उससे ही आपके एक्वेरियम में अच्छा लगेगा, फ़र्क पड़ेगा, कॉलोनी बनेगी बैक्टीरिया की, ऐसा नहीं है। सस्ते सब्स्टिट्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनका रिजल्ट भी काफ़ी सही रहेगा अगर आप उनको ठीक से इस्तेमाल करोगे। लोग बोलते हैं, अगले पॉइंट में हम चलेंगे, कुछ ये लोग बोलते हैं कि अगर मेरी फ़िश को मैं जो भी खाना दे रहा हूँ वो खा रही है, तो मुझे खाना बदलने की ज़रूरत क्या है? मेरे हिसाब से मेरी फ़िश हैप्पी है। दो बातें दिमाग में रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका कम्युनिटी टैंक है, नहीं भी है तो भी, कि हर फिश की नीड्स फूड की अलग होती है। कभी आप सोचो, आपके घर में अगर 4 लोग हैं, सबके टेस्ट अलग है, सबको अलग तरह का खाना चाहिए होता है टेस्ट के हिसाब से, नमक मसाले सबको, किसी को कम किसी को ज़्यादा। कोई फ्रूट में कोई फ्रूट पसंद करता है, कोई दूसरा किसी को और फ्रूट को पसंद करता है, कोई एक मिठाई पसंद करता है, कोई और दूसरी मिठाई पसंद करता है। किसी का मेटाबॉलिज्म, पचाने की क्षमता हल्की होती है, कम होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की भूख कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। इसी तरह से हर ब्रीड का, और एक ब्रीड के अंदर भी हर फिश का अलग अलग हो सकता है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। हर स्पीसी के अंदर भी अगर आपने एक ही टेट्रा रखी हुई है, एक ही प्रकार की रखी है, उसमें भी 10 फिश है, 10 फिशों का सबका अलग अलग नेचर होगा, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होगा, पचाने की क्षमता अलग अलग होगी, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो आपको करना ये चाहिए, आप बजट से बाहर तो ना जाएं, लेकिन आप बजट में रह कर के ऐसे अल्टरनेटिव्स ढूंढें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सेरा का एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, लेकिन सेरा के बारे में हम बात करें, वो अच्छा प्रोडक्ट होता है, अच्छा फूड है, अच्छा उसके रिव्यूज़ हैं, लेकिन वो साथ साथ महंगा भी होता है। तो आप ऐसे फूड देखें जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उसमें और वैरायटीज़ ढूंढने की कोशिश करें, उसको चेंज करते रहें फूड को फ़िश के लिए, क्योंकि फ़िश को भी डेली
जैसे आपको पसंद नहीं वैसे फिश को भी पसंद नहीं कि एक ही चीज़ दिन में 2 बार या 3 बार, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन वही खाते रहे, वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। तो जैसे आप ये कॉम्बिनेशंस को चेंज करेंगे, फिश को देंगे, उनके कलर्स, हेल्थ, ठीक है ना, उनका प्लेफुलनेस, उनके एक्टिवनेस, वो सब इम्प्रूव होगी। इसके बारे में आप कोशिश कीजिए, क्योंकि फिल्टरेशन और खाना, फूड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको, एक्वेरियम अगर आपने रखा है तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो आप करोगे अपने बजट में से, वो इन्हीं दोनों चीज़ों पे करना चाहिए। एक एक्लेमेटाइजेशन जो होता है प्रोसेस, जिसमें हम नई फिश ला करके एक्लेमेटाइज करते हैं अपने एक्वेरियम में, उसका उसके बारे में एक प्रोसेस बताते हैं लोग कि एक ड्रिप एक्लेमेटाइजेशन होता है। उसके बारे में थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं, 3 तरह से फिश आप एक्वेरियम में ला करके अपने रख सकते हो, डाल सकते हो। एक है कि आप जिस बैग में ला रहे हो वो पूरा का पूरा बैग लाए, उसका बैंड हटाया और उसको पलट दिया अपने टैंक में उसी पानी के साथ। ऐसे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस यूट्यूबर भी देखे जो इस तरह ये प्रोसेस को दिखाते हैं अपने चैनल्स पर। मेरे ख्याल से कोई भी एक सामान्य आदमी भी बोलेगा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि पानी की एक केमिस्ट्री होती है, आपके टैंक में अलग केमिस्ट्री में है पानी, उस बैग में अलग केमिस्ट्री में है। जब आप दोनों को मिला देते हो तो पता नहीं है, वो अलग ही केमिस्ट्री में पानी चला जाता है, उसका एक जो इक्वेशन है पानी की वो चेंज हो जाती है। तो वो मेरे ख्याल से फेवरेबल तो नहीं रहेगी, ना ही आपके एग्जिस्टिंग जो आपके फ़िश हैं जो एक्वेरियम में ऑलरेडी हैं उनके लिए भी, और नई वाली के लिए भी। तो दूसरा प्रोसेस जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि नया बैग आया वो आपने फ्लोट करने के लिए एक्वेरियम में रख दिया और वो फ्लोट होता रहा 15-20 मिनट तक। उसके बाद आपने हाथ से या नेट से निकाल कर उसमें से फ़िश एक्वेरियम में रख दी, डाल दी। वो ज़्यादातर कॉमनली यूज्ड प्रैक्टिस है। तीसरा लोग बोलते हैं कि ड्रिप फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है कि आपने एक बकेट में फ़िश निकाल दी, उसी बैग में से पानी निकाल कर उसमें डाल दिया। उसके बाद एक पाइप से या थोड़ा थोड़ा मग्गे से पानी लेकर थोड़ा अपने एक्वेरियम में से उस बकेट में मिलाते गए। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर भी मैच हो जाएगा दोनों पानी का, और पानी किस तरह का है वो भी उस नई फिश को पता चल जाएगा। मेरा इसमें कुछ रिजर्वेशन है, मुझे प्रोसेस ज़्यादा समझ में आता नहीं, पसंद भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने कहा कि एक पानी की केमिस्ट्री होती है, दोनों पानी में अलग अलग केमिस्ट्री है, वो मिलकर के क्या ही बनाएंगे मुझे अंदाज़ा नहीं। साइंस जो जिन लोगों को ज़्यादा पता है वो शायद बता पाए, लेकिन मेरी कॉमन सेंस के हिसाब से ये फार्मूला फ़िश के लिए हार्मफुल ज़्यादा है, सूटेबल कम है। तो मैं आपको दूसरा प्रोसेस ही रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लोट करें बैग 15-20 मिनट, उसके टेम्परेचर को मैच होने दें और उसके बाद फ़िश को निकाल करके एक्वेरियम में डाल दें। तो ये जो है ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग में लगाना चाहिए कि एक एक पानी में एक केमिस्ट्री होती है, उसको आप चेंज अगर आप करेंगे, जैसे आपके साथ होता है कहीं नई जगह पर जाकर हवा पानी बदलता है, तो वैसे फ़िश को भी होता है। और दूध को मिक्स कर देंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है वो तो एक्सपीरियंस करने पे ही पता चलता है। तो उन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हम फ़िश के लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाउडी वाटर जो होता है ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। दो मेन रीज़न जो होते हैं, एक तो होता है कि आपने नया टैंक लगाया है, सेम डे आपने फ़िल्टर लगाया, पानी डाला और डेकोरेशन किया और फिश ला करके उसमें डाल दी, 100% पानी क्लाउडी होगा। दूसरा एक रीज़न मेन ये हो सकता है कि आपने कुछ इस तरह का फूड लाया जो फूड दिया, फिश ने खाया और उसके बाद एकदम से पानी क्लाउडी हो गया। इसके अलावा भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर होते हैं। तो हम ये मेन दो रीज़न के बारे में बात करते हैं। फूड की वजह से अगर आपका फूड डालने के बाद एकदम से पानी क्लाउडी हो गया तो उसको उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक्वेरियम पुराना है, साइकिल्ड है, पहले से पानी क्लियर था, फिश ने अच्छा से खाना खाया है, तो आपका कुछ टाइम में वो पानी क्लियर हो जाएगा वो खाने की वजह से, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। दूसरा रीज़न बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, अगर आपने नया नया टैंक लगाया है, नया टैंक लगाने के बाद उसमें एकदम से मछली डाल दी है, उसमें साइकिलिंग नहीं हुई है, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है, तो वो क्लाउडी होगा ही होगा।
तो पहला तो प्रिकॉशन है कि आप जब भी एक्वेरियम लाना चाहते हो तो कम से कम 1 हफ्ता उसको साइकिल होने दें। साइकिलिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है इस पे एक डिटेल में बात कर लेंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी आप नया एक्वेरियम लाओ उसमें फ़िल्टर चलने दो, 24 घंटे चलना चाहिए। उसमें खाने के कुछ दाने जो फ़िश के हैं वो डाल दो ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो और उसकी कॉलोनी बढ़ जाए। 1 हफ्ते कम से कम 1 हफ्ता उसको इस तरह से प्रोसेस होने दो, उसके बाद उसमें नई फ़िश ला करके डालें। ये प्रिकॉशन है। अब अगर आपने डाल ही दिया है सेम डे और उसके बाद पूरा पानी क्लाउडी हो गया है, तो आपको सबसे जो ज़्यादा बेस्ट तरीका है, सबसे इफ़ेक्टिव, वो ये है कि आप अपने दूसरे एक्वेरियम अगर आपके पास है जिसमें कि एक ऑलरेडी फ़िल्टर रनिंग है, उसमें से स्पंजेस निकाल कर नए वाले फ़िल्टर के स्पंजेस में ऐड कर दो। तो फटाफट फटाफट बैक्टीरिया कॉलोनी वहाँ पर बनाने की आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है एक और एक्वेरियम तो आप किसी शॉपकीपर से ले आओ उसके फ़िल्टर्स, यूज्ड फ़िल्टर्स, एक रनिंग एक्वेरियम के यूज्ड फ़िल्टर्स, जो एक्वेरियम चल रहा है उसमें जो फ़िल्टर लगा है उसमें से निकाल करके फ़िल्टर्स आप उनको रिक्वेस्ट करो और वो आपको दे देंगे। बोलो कि हमें बैक्टीरिया बनाना है, बैक्टीरिया नहीं है मेरे नया एक्वेरियम है, तो उसके लिए ज़रूरी है, या आप किसी अपने फ्रेंड से ले आओ। लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करा तो इसी तरह से जब तक कि पूरी कॉलोनी डेवलप होने में टाइम लगता है, अगर वो नहीं होगा तो पानी इसी तरह क्लाउडी रहेगा, परेशान रहोगे, बार बार पानी चेंज करोगे, उससे और ज़्यादा फिश को हार्म होगा। एक और बारे में बात करेंगे कि फ़िश की वैरायटीज़ होती है। जब भी आप शॉपकीपर्स के पास जाओगे, वीडियोस देखोगे, लोगों से बात करोगे, वो आपको फ़िश 3 तरह की बताएंगे। एक बोलेंगे हार्ड है, सेमी हार्ड है और तीसरा सॉफ्ट है। आप पूछोगे किस पैरामीटर पर, किस बेसिस पर आप ये कैटेगरी बनाते हो? मुझे तो आज तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं, लेकिन जितना भी मैं समझ पाया हूँ उसके वो 2 बेसिस पर अलग अलग करते हैं। एक होता है कि उनकी लाइफ कितनी है, और दूसरा होता है कि वो अग्रेसिव कितनी है, कितना मार-धाड़ करती है। ठीक है? तो जैसे गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश किसी को नहीं मारती, बस अगर वो किसी को मारेगी तो छोटी टेट्रा जो उनके मुंह में फिट हो जाएगी उसको खा जाएगी, अदरवाइज वो एग्रेसिव नहीं है। ठीक है ना? अगर आप प्लेको डाल दोगे तो प्लेको शायद उस पर चिपक जाएगा, अगर ग्रीन टेरर डाल दोगे ग्रीन टेरर उसको मार देगा, मौली डाल दोगे मौली तक उसके फिन को नोच देगी। तो गोल्ड फिश सॉफ्ट है। अब मौली भी गप्पी है ना, कुछ गुरामीज, ये सॉफ्ट है। रेनबोज, ज़्यादातर वैरायटी की रेनबोज ये सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट इसलिए है कि इनकी एक तो लाइफ जो है, अगर आप अ, एक एवरेज एक्वेरियम में लाइफ देखो, वैसे गोल्ड फिश की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप उसको पूरी लाइफ देखोगे, लेकिन नेचर के हिसाब से जो एक्वेरियम में रखते हैं उसमें कॉम्बिनेशन में रखने की कोशिश करते हैं लोग, तो उसमें उसकी लाइफ बहुत कर्टेल हो जाती है। दूसरा वो सॉफ्ट होती है, आराम से बुली हो जाती है, तो दूसरे फिश उसको अटैक करती है, तो वो सॉफ्ट हो गई। सेमी हार्ड ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ फिश है। आप किसी भी फिश की शॉप में जाओगे बोलेंगे कि सेमी हार्ड है, और वो किसको बोलते हैं? टिन फॉइल बार्ब, लेज़र फिश, नाइफ, कुछ सिकलेट की वैरायटीज़ को भी वो सेमी हार्ड बोलते हैं। सेमी हार्ड वो इस बेसिस पे बोलते हैं कि वो सॉफ्ट के साथ भी चल जाएगी और हार्ड के साथ भी चल जाएगी। ये फिश जो है इनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा सर्च करनी चाहिए अगर आपको ये लाने हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बुली फिश होती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रिकी फिश होती है रखने के लिए। कोई भी बार्ब, जैसे टिन फॉइल बार्ब बोलते हैं सेमी हार्ड है, सॉफ्ट के साथ चल जाएगी। बार्ब की फिश, बार वैरायटी की कोई भी फिश सबसे ज़्यादा बुली होती है, सबसे बड़े निपर्स होते हैं। टाइगर बार्ब सबसे छोटी इतनी छोटी होती है और सबसे बड़े निपर्स होते हैं। तो बार्ब को रखने से पहले बहुत अच्छे से सोच लें उनके काउंटर पार्ट्स, उनके कंपेनियंस के बारे में जिस टैंक में आपको रखना है। हार्ड वैरायटी, हार्ड वैरायटी का मतलब जो ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, गर्मी, पानी, भूख, प्यास, उनको ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, ज़्यादा तरह की वैरायटीज़ के साथ चल सकते हैं, खुद नहीं मरेंगे, बाकी को मार देंगे। ये तरह की फ़िश को हार्ड फिश बोलते हैं। ज़्यादातर सिकलेट्स आती है, अरवाना, पीकॉक बास, कॉमन प्लेको,
इस तरह की फिश इस कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो है ना, ये पैरामीटर के हिसाब से कि आपको शॉपकीपर ने बोल दिया कि ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, और 4-5 वैरायटी की आपने डाल दी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ चलेंगे। अगर आपको कॉम्बिनेशन रखना है, सेमी हार्ड बोल दिया कि सेमी हार्ड सॉफ्ट और हार्ड दोनों में चल जाएगी, बिल्कुल ज़रूरी है कि वो चल जाएगी। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ हैं, मेरे भी वीडियोज़ हैं, उसमें आप जा कर के देखो। आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ब्रीड से आप जब स्टार्ट करोगे कि मेरे को ये ब्रीड तो रखनी है, फिर इसके साथ क्या रख सकते हो, वहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और उसके हिसाब से आप वीडियो सर्च करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स के वीडियोस मिलेंगे। फिर आपको फ़िश ऐड करनी चाहिए। अगर आपने एक गलत फ़िश ऐड कर दी अपने एक्वेरियम में, तो वो आपके पूरे एक्वेरियम को तहस-नहस कर सकती है। बहुत ज़्यादा फ़िश की मोर्टेलिटी आपके टैंक में हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में आज बात करनी थी। इससे रिलेटेड या और भी कोई आपके ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, नए वीडियोस डालेंगे, इससे रिलेटेड भी और हटके भी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच।